देश में कोरोना महामारी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी बढ़ गई और कई राज्यों में इसकी ब्लैक मार्केटिंग तक हो रही है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। हर दिन नए मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं। नए मामले हो या फिर मौत के आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रही। केंद्र और तमाम राज्य सरकारें संक्रमण पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं, लेकिन सब नाकाफी साबित हो रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह से चरमरा गई हैं और कई जगहों पर लोगों को दवाओं से लेकर ऑक्सीजन तक के लिए तरसना पड़ रहा है। इन सब के बीच एक ऐसी दवा है जिसे लेकर मारामारी मची हुई है और वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है जिसकी आजकल बेहद अधिक मांग हो गई है और कई जगहों पर इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। आज से करीब एक दशक पहले इस दवा को हेपेटाइटिस सी और सांस संबंधी वायरस का इलाज करने के लिए एक अमेरिकी दवा कंपनी मैसर्स गिलियड साइंसेज ने बनाया था। छत्तीसगढ़ में भी इंजेक्शन की किल्लत है। लोग जरा सी सर्दी खांसी होने पर सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड होकर इस इंजेक्शन को खरीद रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना के इलाज के लिए ये इंजेक्शन कारगर है? क्या इसे लगाने से कोरोना का संक्रमण नहीं होगा या फिर इसे लगा लेने से आदमी संक्रमण से मरेगा नहीं? इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने हमारी टीम आज राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंची, जहां हमारी खास मुलाकात एक पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर गिरीश अग्रवाल से हुई। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं इस इंजेक्शन के बारे में। आज हमें यहाँ पे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में, जहाँ पर आज हमारी एक खास मुलाकात है डॉक्टर गिरीश अग्रवाल से, जो एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। आइए हम जानते हैं उनसे, कोविड से कुछ मामलों के बारे में उनसे जानते हैं। नमस्कार सर, आपसे एक सवाल ये था कि अभी जो वहाँ पे चल रही जो कोविड-19 की जो संक्रमण हम यहाँ पे झेल रहे हैं, तो उसमें से सबसे पहली बात ये बताइएगा कि अभी जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, कोरोना में क्या पूरी तरह से कारगर है? लोगों में एक भ्रांतियाँ फैली हुई है कि अगर हम रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर लगा लेते हैं तो हम कोरोना से निजात पा लेंगे। इस पर कुछ बताइए। ये भ्रांति ही है। पिछले साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रेमडेसिविर को अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से पूरी तरीके से हटा दिया था। उसके बाद यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी ने उसे हटा दिया। अभी रिसेंटली एम्स का जो प्रोटोकॉल आया है उसमें भी उन्होंने रेमडेसिविर को कोरोना प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट से हटा दिया है। जो भी इस्तेमाल रेमडेसिविर का है वो बहुत ही लिमिटेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए हैं। ऐसे मरीज़ जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, जो मिनिमम ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, 2 लीटर 3 लीटर का जिन पे ऑक्सीजन सपोर्ट है, केवल उन्हीं मरीज़ों में रेमडेसिविर का इस्तेमाल के लिए बोला गया है। ऐसा नहीं है कि इन मरीज़ों को अगर रेमडेसिविर नहीं मिलेगा तो इनकी जान को खतरा है या रेमडेसिविर इनकी जान बचा सकती है। 2 से 3 लीटर 4 लीटर ऑक्सीजन का सपोर्ट जिनको लग रहा है, उसमें विश्व की जो संस्थाएं हैं उन्होंने 3 प्रकार का इलाज बताया है। पहला है रेमडेसिविर इंजेक्शन, दूसरा है रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ आप स्टेरॉयड कंबाइन कर सकते हैं, और तीसरा है सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉयड। तो कहने का मतलब ये है कि रेमडेसिविर अगर नहीं है तो कोई ऐसा डरने की बात नहीं है। 3 प्रोटोकॉल हैं, आप इसमें से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। जहाँ तक जान बचाने का सवाल है, रेमडेसिविर मरीज़ की जान नहीं बचाता है। जान बचाने के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण में केवल एक ही दवा है जो अभी तक कारगर सिद्ध हुई है, और वो है स्टेरॉयड। इसके अलावा कोई भी दवा अभी तक जान बचाने में सक्षम नहीं पाई गई है। जी, तो अभी ये जैसे चल रहा है तो इसमें लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई है कि अगर ये इंजेक्शन हम लगा लेते हैं तो ये हमसे कोरोना से हम बच सकते हैं। तो मार्केट में इसके चलते लोगों ने क्या किया है, अगर हल्के से कोई लक्षण दिखते हैं, सर्दी खांसी बुखार का लक्षण, अगर उन्हें जरा भी इंजेक्शन लगाया जाता है। इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल है, लेकिन एक बेसलाइन अगर मैं आम जनता के लिए बोलना चाहूँ तो वो ये है कि अगर 94% के नीचे ऑक्सीजन का लेवल जा रहा है तभी आपको इस इंजेक्शन की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर किसी मरीज़ को बहुत हैवी सपोर्ट पे है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन जिसे NIV कहते हैं, या हाई फ्लो नेज़ल कैनुला जिसे HFNC कहते हैं, या वेंटिलेटर सपोर्ट पे मरीज़ है, तो इसमें रेमडेसिविर का काम नहीं है। तो एक बहुत छोटा सा वर्ग है जो को 2 लीटर से 4 लीटर 5 लीटर तक का ऑक्सीजन लग रहा है, केवल उन्हीं मरीज़ों में रेमडेसिविर को कारगर पाया गया है। वो भी अगर रेमडेसिविर नहीं है तो आप केवल स्टेरॉयड से भी इलाज कर सकते हैं, बल्कि स्टेरॉयड ही एकमात्र दवा है जो किसी मरीज़ की जान बचा सकता है। स्टेरॉयड पे एक और मैं चीज़ बोलना चाहूँगा, जब बात निकली है तो अभी पिछले
1 महीने से मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो बीमार पड़ने के पहले हफ्ते में स्टेरॉइड खा रहे हैं। मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप शुरुआती हफ्ते में स्टेरॉइड खाते हैं तो वो आपकी बीमारी बढ़ा देगी, वो आपको और ज़्यादा संक्रमित कर देगा। तो शुरुआती 1 हफ्ते में स्टेरॉइड का सेवन ना करें। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो उसका एक वर्क क्या है? अगर बॉडी में अगर कोरोना का अटैक हो चुका है, वायरस का अटैक हो चुका है, तो उस केस में इंजेक्शन किस टाइप से काम करती है, कैसे कारगर है? रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना नहीं मारता, कोरोना के वायरस को उस मारता नहीं है। इट इज़ नॉट ए वीरोसाइडिल ड्रग। रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना वायरस के डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन या जो बढ़ता है उसके लोड को कम करता है, लेकिन इसका डायरेक्ट कोरिलेशन डिजीज़ की सिवियरिटी को कम करने में नहीं है। जी। तो वो ना तो वायरस को मारता है जान से और ना ही वो डिजीज़ की सिवियरिटी को कम करता है। लेकिन कुछ कैटेगरी ऑफ पेशेंट जैसे बताया उसमें इसको देखा गया है कि जब आप देते हो तो उसका असर दिखता है, सब मरीजों में नहीं दिखता इसका असर। इन्फेक्शन कम करने का काम जी करता है, राइट? जी। जी। एक सवाल ये भी सर, जैसे अभी कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं, मात्रा उनकी संख्या उनकी बढ़ती जा रही है, तो उनके मतलब अगर कोई आदमी को अगर सर्दी खांसी या बुखार जैसे लक्षण लगते हैं तो वो तो टेस्ट कराएगा। उसके अलावा ऐसे कोई लक्षण है, सिम्टम्स हैं जिसमें ये जाना जा सके कि हम कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, जी, इनके चपेट में आ चुके हैं? कोविड इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन में जो भी परेशानी किसी को हो सकती है वो सब इस कोविड इन्फेक्शन में अपने को दिखने को मिल सकता है। सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, डायरिया है, लूज़ मोशन, सर दर्द है, शरीर में दर्द है, हाई ग्रेड फीवर है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें दिख सकती हैं। जी। और ये वायरस जो है संक्रमण आजकल हवा में भी फैल रहा है, ये सुनने में आ रहा है। तो ये देख हवा में किस टाइप से फैलता है? देखिए कैसे लोग इसकी ये, चपेट में आ रहे हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा संशय है कि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या फोमाइट इन्फेक्शन है। 3 अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं जिससे ये फैलता है। शुरुआत में जब हमने कोविड का इन्फेक्शन देखा तो उस समय ये माना गया कि ये केवल ड्रॉपलेट और फोमाइट है। कहने का मतलब है बात करने से, खांसने से, छींकने से जो कण निकलते हैं उससे फैलता है, वो आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ। अगर वह कण किसी सतह में जाके बैठा है, उस सतह को आपने छुआ और उसको छूने के बाद आपने अपने चेहरे को टच किया तो वो आपकी सांस की नली के द्वारा अंदर जाता है, ये फोमाइट ट्रांसमिशन हुआ। एयरवे ट्रांसमिशन या एयरबॉर्न वो होता है जब हवा में ही पूरा कोविड का वायरस घूम रहा है, आप कहीं भी जाओ वो आपको पकड़ सकता है सांस लेंगे तो शुरुआत में ये माना गया था कि ये ड्रॉपलेट और फोमाइट है, एयरबॉर्न नहीं है। फिर बीच में करीब अगस्त सितंबर के आसपास विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ये एयरबॉर्न भी हो सकता है। अभी की तारीख में फिर से ये संशय है कि ये एयरबॉर्न है कि नहीं है, इस पर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बहुत क्लियर है, फोमाइट ट्रांसमिशन नहीं होता। तो अभी तक सिर्फ एक ही मोड है जो कि क्लियर है और वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जी। एक चलते चलते एक सवाल और है सर आपसे कि लंग्स को, हमारे लंग्स को प्रॉपर तरह से फंक्शन प्रॉपर कर सके, इसके लिए कुछ आप सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए ये 2 दिन, 4 दिन या 8 दिन की कहानी नहीं है। स्वस्थ रहना, अपने शरीर को स्वस्थ बना के रखना पूरे प्रकार से आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। इसमें व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना या दौड़ना, किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज करना, अच्छा खान पीन करना, ये सारी चीज़ें अधिकतर अभी हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में, भारत में ओबेसिटी, मोटापा काफ़ी ज़्यादा है और धीरे धीरे करके भारत जो है अगेन विश्व का डायबिटिक कैपिटल बनने वाला है। इतने ज़्यादा डायबिटीज़ मरीज़ हमारे यहाँ होने वाले हैं और उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी टाइप और जितने हम फिज़िकल एक्टिविटी को लेके अनअवेयर हैं या नहीं करना चाहते। हर आदमी को लगता है कि मैं फ़िट हूँ, ऐसा नहीं है। आपका एक मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज डिफाइंड है कि आपको मिनिमम आधे घंटे का रोज़ ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए या आपको दौड़ना चाहिए। तो वो एक डिफाइंड है, सारी चीज़ें पता है, लेकिन लोग करते नहीं और ये मानते हैं कि हम स्वस्थ हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। जी। एक सवाल और है, जहन में आ गया, दिमाग जी। में आ गया। ये जैसे हम बोलते हैं कि अभी कोरोना जो है अपने रूप बदल रहा है, म्यूटेशन उनमें हो रही है, अभी ट्रिपल म्यूटेंट के जो कोरोना वायरस पाए गए, जी तो जी उस पे अब बचने के लिए या जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जी रेमडेसिविर जो भी है या जी उसके रोकने के लिए, वो कहाँ तक कारगर है? देखिए म्यूटेशन वायरस, चाहे वो डबल म्यूटेशन हो, चाहे अभी जो नया आ गया ट्रिपल म्यूटेशन हो, फैलता एक ही तरीके से है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से।
किसी वायरस की फैलने की क्षमता ज़्यादा हो सकती है, किसी म्यूटेशन की मारक क्षमता ज़्यादा हो सकती है। जहाँ तक उसके बचाव का सवाल है तो बचाव का तरीका वही है कि आप मास्क पहनिए, डिस्टेंसिंग बना के रखिए, हाथ धोइए और साथ ही साथ वैक्सीन। उसका इलाज का जहाँ तक सवाल है, अभी तक हम डबल म्यूटेशन जो देख रहे हैं या ट्रिपल म्यूटेशन भी अगर है वो, तो उसमें इलाज में जो दवाइयाँ पिछले कोविड के पीक में हमने देखा था वही दवाइयाँ अभी भी है। कहीं ना कुछ दवाइयाँ कम हुई हैं, इलाज में बढ़ी नहीं है अभी तक। तो जैसे टोसिलिजुमैब इंजेक्शन है, उसका भी बहुत लिमिटेड रोल है। पहले काफ़ी ज़्यादा वो एक्टेमिरा के नाम से जो आ रहा है उसका बहुत रोल था, अब उसका रोल नहीं रहा है या बहुत लिमिटेड रोल रह गया है। रेमडेसिविर पहले आएँ बाएँ दे रहे थे, अब उसका बहुत लिमिटेड रोल रह गया है। तो शुरुआत से लेकर अभी तक जो एकमात्र दवा कारगर सिद्ध हुई है वो स्टेरॉयड है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं हैं, इसीलिए वैक्सीनेशन और बचाव ही हमारे पास एकमात्र उपाय है जिससे हम कोविड से अपने आप को बचा सकते हैं। चलते चलते एक संदेश जी। हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के नाम कोविड के लिए। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि जो गलती हमने कोविड पीक 1 होने के बाद की थी, ख़त्म होने के बाद, वो गलती आप कोविड का सेकंड पीक ख़त्म होने के बाद ना करें। हम सब ये मान लिए थे कि कोविड पे हमने विजय पा ली है, कोविड नहीं जा रहा, कहीं का कोविड नहीं आएगा दोबारा, और मास्क उतार के फेंकना, डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करना, पार्टीज़ करना, सब कुछ चल रहा था। दोस्तों, ये बहुत क्लियर कट है कि जहाँ तक के जितना प्रिडिक्शन है अभी तक, चाहे वो यूएस का प्रिडिक्शन हो, चाहे वो डब्ल्यूएचओ का प्रिडिक्शन हो, 2022 दिसंबर से पहले कोविड पैंडेमिक का रूप नहीं छोड़ने वाला। तो ये चीज़ आज अभी अगर ख़त्म होती तो तीसरा वेव हो सकता है अक्टूबर नवंबर में हमें फिर से देखने को मिले। हो सकता है थोड़ा लेट हो सकता है ना देखने को मिले, जिसकी गुंजाइश कम है कि हमें तीसरा पीक देखने को ना मिले। जो पैटर्न पूरे वर्ल्ड में चल रहा है वो पैटर्न इंडिया को भी हिट करेगा ही करेगा। तो ये कोविड का पीक ख़त्म होने के बाद प्लीज़ ये गलती दोबारा मत करिए कि कोविड ख़त्म हो गया और हम फिर से लापरवाह हो गए। ये थी हमारी खास मुलाकात डॉक्टर गिरीश अग्रवाल से, जो एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। और हम यहाँ पर किसी भी मेडिकल साइंस के खोज को हम नहीं नकारते और ना ही हम किसी दवाई के विरोध में कोई बात करते हैं। बस हमारी एक मंशा है कि लोगों के मन में जो इंजेक्शन को लेकर के जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, बस हम उन भ्रांतियों को दूर कर सकें। तो और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ के साथ। नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ के साथ। नमस्कार।